Hello students, my name is Sushil and today in this lecture we are going to discuss difference between compound and mixture, some differences between atoms and molecules, types of molecules and some system of units for 11th class. Now let's start with difference between compound and mixture. In the previous lecture we have studied compound, types of compound, mixture, types of mixture. Okay, now what is a compound? Compound is a result of chemical change in which two or more substance atoms combine with each other in a fixed proportion to form a new substance. Compound हिंदी में से हम यौगिक कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में जुड़कर केमिकली रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाती हैं, और जब वो जुड़ती हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ें तो एक फिक्स रेशियो में जुड़ती हैं तो कंपाउंड बनता है। मिक्सचर जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को वो जस्ट फिजिकली मिक्स कर दिया जाता है किसी भी रेशियो में तो वो मिक्सचर होता है। तो कंपाउंड के लिए पहला पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट फॉर द कंपाउंड इज इट इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। It is the result of a chemical change. ये एक केमिकल चेंज का रिजल्ट और मिक्सचर एक फिजिकल चेंज का रिजल्ट। ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को फिजिकली मिक्स करने का रिजल्ट। कंपाउंड में हमेशा नीचे से ऊपर तक कंपोजिशन फिक्स रहती है। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होते हैं, ऑलवेज होमोजीनियस। मिक्सचर की तो टाइप्स ही दो हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो मिक्सचर होमोजीनियस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट होमोजीनियस। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसको बनाने वाले की प्रॉपर्टीज से काफी डिफरेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हाइड्रोजन एक कंबस्टेबल गैस है, एक ऐसी गैस जिसके लिए जो बहुत आराम से जल सकती है, आग पकड़ सकती है। ऑक्सीजन कंबशन के लिए जरूरी है, नेसेसरी फॉर कंबशन, आग जलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। और इन दोनों से मिलकर बना पानी आग को बुझाता है, फायर एक्सटिंग्विशर है। ये कंबस्टेबल है, खुद जलती है, ये जलाने के लिए जरूरी है, लेकिन ये आग को बुझाता है। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसको बनाने वाले की प्रॉपर्टी से इंडिपेंडेंट होती है, अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, उसकी स्वतंत्र होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड are independent to those of its constituents। कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी से स्वतंत्र होती हैं, अलग होती हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है CON,
आई होप ये विजिबल होगा, रिफ्लेक्शन के कारण शायद नहीं दिखाई दे रहा। थर्ड, मिक्सचर में मिक्सचर की प्रॉपर्टी उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर सकती हैं, करती भी हैं, मिडवे होती हैं, कुछ कुछ उन पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि हम एक मिक्सचर का एग्जांपल लेते हैं जो हम गर्मियों में बहुत बार डेली रूटीन में एक बार तो ज़रूर घर पे बनाते हैं, लेमनेड, नींबू का पानी। उसमें हम लेमन जूस, नींबू का रस, वाटर, शुगर, सॉल्ट, फ्लेवर के लिए हम उसमें और भी चीज़ें डाल देते हैं। तो जब हम उसका सिप करते हैं तो हमें उन सभी चीज़ों का टेस्ट फील होता है। शुगर का स्वीटनेस, नींबू का खटास जो खट्टापन है, और नमक का टेस्ट भी फील होता है। वाटर का काम भी वो करता है, वो हमारी थर्स्ट को कवर करता है, थर्स्ट सेटिस्फिकेशन में हेल्प करता है। तो उस लेमनेड की प्रॉपर्टी, लेमन जूस, शुगर, सॉल्ट, वाटर जिनसे वो बना है उन पर डिपेंड कर रही है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर मिडवे टू दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। The properties of a mixture are midway to those of its constituents. उसके constituents पर इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज डिपेंड भी करती हैं। एक कंपाउंड जब भी बना होगा तो वो केमिकल चेंज के रिजल्ट से बना है। तो जब भी कंपाउंड बनता है तो एनर्जी या तो ली जाएगी किसी ना किसी फॉर्म में, या एनर्जी निकाली जाएगी, रिलीज होगी, छोड़ी जाएगी किसी ना किसी फॉर्म में। द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय गेनिंग और लूजिंग एनर्जी इन एनी फॉर्म। द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड is always accompanied by gaining or losing energy। एनर्जी गेन या एनर्जी लूज कर कंपाउंड बनता है। लेकिन जब एक मिक्सचर बनता है तो नो सच एनर्जी इज लॉस्ट और गेन्ड। फॉर्मेशन ऑफ, ये आर था, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर does not involve any loss or gain of energy। एक कंपाउंड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमें स्पेशल केमिकल मेथड्स का यूज करना पड़ता है। हम सिंपल फिजिकल मेथड से उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लें अगर हम, तो मिक्सचर में पानी और नमक का मिक्सचर है, इवेपोरेट अगर कर दें, इवेपोरेशन कर दें तो पानी उड़ जाएगा, नमक मिल जाएगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर can be separated by simple physical methods। लेकिन एक कंपाउंड के कंपोनेंट्स को हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड cannot be separated by simple physical methods।
और देखिए, कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है। ज्यादा होता है। कंपाउंड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है। मिक्सचर्स का यूजुअली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। Mixtures usually do not have sharp melting and boiling point. Mixtures का melting boiling point usually sharp नहीं होता। ये डिफरेंस थे कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में। अब हम पढ़ेंगे कि एक एटम क्या है और एक मॉलिक्यूल क्या है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करेगा। मैं दोबारा बताता हूं, एटम इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which may or may not exist independently, जो अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, but can take part in chemical reactions। लेकिन ये डैम श्योर है कि केमिकल रिएक्शंस में तो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। विजिबल है क्या साइज? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये एक एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल है, जैसे को जो अकेला रह भी सकता है नहीं भी। मैं बार बार डेफिनेशन यही लाइन समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ। अकेला रह सकता है, जैसे कुछ एलिमेंट्स के एटम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये इंडिपेंडेंटली रहते हैं, अकेले रहते हैं, कभी जुड़े नहीं होते। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कंबाइन होते हैं, जैसे कि H2, हाइड्रोजन के दो एटम हमेशा कंबाइन रहेंगे, O2 होगा या O3 होगा। सल्फर के तो 8 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। फॉस्फोरस के 4। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एलिमेंट पे कि उसके एटम अकेले रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते, लेकिन वो केमिकल कॉम्बिनेशंस में यानी कि केमिकल रिएक्शंस में हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये है एटम। और एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल, जो डिवाइड ना हो सके। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। ये किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है which may exist independently, जो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट कर सकता है, जो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर किसको छोटा माने फिर, एटम को या मॉलिक्यूल को? ऑफ कोर्स एटम मॉलिक्यूल से छोटा है,
फिर सर इसकी पहली वाली लाइन तो मैच हो रही है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। बेटा पूरी डेफिनेशन देखी जाती है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो अकेला रह सकता नहीं भी रह सकता, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करेगा। इसमें ऐसा नहीं लिखा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करेगा। और दूसरी बात, ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, ये वो छोटे से छोटा पार्टिकल होगा जो अकेला एग्जिस्ट कर पाएगा। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, यानी कि मॉलिक्यूल दो तरह के हो गए, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जो अकेले एग्जिस्ट तो हमेशा करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में आते हैं हम। मॉलिक्यूल की टाइप स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और दूसरा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट को और भी क्या कोई नाम दिया जाता है? इन्हें हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब है सेम, एक ही तरह के एटम्स से बना मॉलिक्यूल। और वो एक ही तरह के एटम्स क्यों हैं? क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम भी देते हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके लिए मेन पॉइंट क्या है? Molecule of element, it is formed by the atoms of single element or by the atoms of same kind, same type of kind। और ये दो या दो से ज्यादा तरह के एटम से मिलकर बना है, दो या दो से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बना है। इट इज फॉर्म्ड बाय द atoms of two or more types of elements। ये दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स के कंबाइन होने से बना है। जैसे H2O, इसमें दो तरह के एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ओवरऑल तीन एटम हैं। CO2, HNO3, ये सारे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हैं। और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में आते हैं O2, दोनों के दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं, O3, S8, P4, N2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इसको बनाने में दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं, आठों के आठों सल्फर के हैं, दोनों के दोनों नाइट्रोजन के हैं। दिस वे ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं?
देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको स्टडी करते वक्त हम सब्सटेंस के नेचर में, उसके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं लाते। जैसे लेंथ मापनी है, मास मेज़र करना है, इनमें हमने सब्सटेंस के अंदर कोई चेंज करके उसको मेज़र नहीं किया है, उसकी आइडेंटिटी जैसी थी वैसी ही है। लेकिन एक केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिनको स्टडी करने के लिए हमें कंपाउंड के अंदर केमिकल चेंज करा के देखना पड़ता है, सब्सटेंस के नेचर को, उसकी आइडेंटिटी को, उसकी कंपोजिशन को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, द प्रॉपर्टीज whose study do not require any change in nature, composition and identity of substance. ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनकी स्टडी के दौरान हमें सब्सटेंस का नेचर, उसकी कॉम्पोजिशन या उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी पड़ती, और इनको स्टडी करने के लिए इन्हें चेंज करके देखना पड़ता है। इसकी डेफिनेशन आप इससे बना सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिट क्या है। यूनिट एक रेफरेंस चूज जो हम करते हैं किसी भी सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे कहीं पर किसी चीज़ का वेट मेज़र करना है और मेरे पास प्रॉपर वेट्स अवेलेबल नहीं है। जैसे 1 किलो 2 किलो का जो वेट होता है, हिंदी में हमको कहें तो बट्टा नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, जनरली मुझे ये पता है कि एक ईंट 1 ब्रिक, मान लो, एज्यूम कर लो, उसका वेट अराउंड 1 kg, ऐसा हम मान लेते हैं। तो मैं उस एक ब्रिक के वेट से रेफर करके बाकी चीज़ों का वेट मेज़र कर लूँगा। तो वो जो ब्रिक है वो मैंने एक रेफरेंस चूज़ किया है ताकि मैं बाकी चीज़ों का वेट मेज़र कर सकूं। तो वो ब्रिक मेरे लिए यूनिट बन गई। तो मैं अगर बाकी चीज़ों का वेट बोलता हूं तो मैं कहूँगा कि एक बॉटल का वेट 2 ब्रिक है या 2 ब्रिक्स के इक्वल है, यानी कि एक बोतल जो पानी या किसी चीज़ से भरी है उसका जो वेट है वो 2 ईंटों के वेट के बराबर है। तो इस तरह से हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज़ करते हैं। ये तो जनरल रेफरेंस किया है मैंने। अब पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेज़र करने के लिए प्रॉपरली, तो उसे हम कहते हैं यूनिट। और देखिए ध्यान से इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर हम आगे चलते हैं। अ स्टैंडर्ड reference chosen to measure different physical quantities is called unit। अब अगला जो डेफिनेशन हमारा बनता है वो है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। क्या है फिजिकल क्वांटिटीज? जब भी हम किसी चीज़ को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो उसकी
उसकी स्टडी के दौरान हमने जो जो चीज़ें मेज़र करने की कोशिश की, जैसे लेंथ, फिर मैंने देखा कि कितना टाइम में एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, तो टाइम, फिर उस सब्सटेंस का मास कितना है, मास, इस तरह की चीज़ें, लेंथ, मास, टाइम, ये चीज़ें किस में आती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती हैं। तो ऑल सच क्वांटिटीज़ which we come across during scientific study of any substance, वो सारी क्वांटिटीज जिनके थ्रू हमें गुजरना पड़ता है जब भी हम किसी सब्सटेंस की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब मेजरमेंट जब भी हम करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, तो उसमें हम दो चीजें इन्वॉल्व करते हैं। मेजरमेंट इन्वॉल्व्स नंबर और दूसरा है यूनिट। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, मान लो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है मास, और मैंने किसी सब्सटेंस का मास मेजर किया है, वो है 5 kg। तो इसमें 5 तो हुआ नंबर और kg हुआ यूनिट। यूनिट क्या है ये बात हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर आते हैं। वैसे तो बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। सबसे पहले सीजीएस सिस्टम आया था, उसके बाद एफपीएस, उसके बाद एमकेएस। पर केमिस्ट्री में इतना डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्टली एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को स्टडी कर रहे हैं। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई का मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सिस्टम पूरे इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो किया जाता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें फंडामेंटल माना गया है, जिनके बेस पर हम बाकियों की यूनिट्स बना सकते हैं। तो इसका मानना है कि वी हैव 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनमें से सबसे पहली है लेंथ, दूसरी है मास, तीसरी है टाइम, चौथी फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, छठी फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवीं फिजिकल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ को L से दिखाते हैं, लंबाई है ये, मास को स्मॉल m से दिखाएंगे, टाइम को स्मॉल t से, इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करते हैं।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को n से, n अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को I के पैर में V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी भी फ्लेम के इंटेंसिटी को बताता है। कोई ज्वाला है, जैसे मोमबत्ती को जलाया तो उसकी जो फ्लेम है वो कितनी इंटेंस है, उसको मेजर करने के लिए अब हम यूनिट पढ़ेंगे। देखिए, लेंथ के लिए जो यूनिट है लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट है वो है मीटर। स्मॉल एम से ही रिप्रेजेंट होती है। मास के लिए होती है किलोग्राम। इसे हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम के लिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है सेकेंड, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है एम्पियर, इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, इसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट है मोल, MOLE मोल, पर इसे हम एक एब्रिविएशन मोल डॉट MOL मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट है कैंडेला, इसको हम जनरली CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स और फर्दर टॉपिक्स ऑफ योर फर्स्ट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू स्टूडेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।